हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। स्टार्ट होती है जहां हमारी मूवी की फीमेल मेन लीड आइस ब्यूटी को ऑक्शन में बेचा जा रहा था। वह 200 साल पुरानी थी और उसका ब्लड किसी भी पॉइजन को रिमूव कर सकता था। जिस बॉक्स में आइस ब्यूटी को रखा गया था उसमें करंट लगाया गया था, इस वजह से कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं तो हमारे मेन लीड चू टिंग्यू, 5th यंग मास्टर ऑफ चू ग्रुप, उसे खरीद लेते हैं हाईएस्ट बोली पर। टिंग्यू उसके पास आता है और उसे छूने लगता है, तभी उसके सेक्रेटरी उसे रोक लेता है और कहता है कि इसमें करंट है। तो टिंग्यू उसका स्विच ऑफ करने के लिए कहता है और उसके करीब जाकर उसे छूने लगता है। जैसे ही वह उसे छूता है उसके हाथ पर कुछ चुभने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर भूकंप आता है और आइस ब्यूटी अपनी आंखें खोलकर बाहर आने लगती है। वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखकर टिंग्यू तो कहीं खो सा जाता है। आइस ब्यूटी उसे हक करने के लिए कहती है तो टिंग्यू सोच में पड़ जाता है। सेक्रेटरी सोच में पड़ जाता है कि आज पहली बार मास्टर किसी लड़की को देखकर हंसे हैं और फिर आइस ब्यूटी के सामने हाथ फैलाते हुए कहने लगता है कि ये तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तभी आइस ब्यूटी कोई भी रिप्लाई न देखकर टिंग्यू से उसकी गोद पर चढ़ जाती है और मुस्कुराने लगती है। फिर दिखाया जाता है चू आइस ब्यूटी से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें $20 बिलियन में खरीदा है, तुम इसे कैसे चुकाओगी। तो आइस ब्यूटी अटकते हुए कहने लगती है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। तो टिंग्यू उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है। तो आइस ब्यूटी अपनी कलाई आगे कर देती है। टिंग्यू मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है और तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वह उससे कहता है कि तुम्हारा ब्लड मेरी बॉडी के फायर पॉइजन को हटा सकता है। हमारी हीरोइन फौरन अपना हाथ काटने ही वाली थी, तभी टिंग्यू अपना हाथ उस पर रख देता है और कहता है तुम्हारी बॉडी की ठंडक भी मेरे पॉइजन को सप्रेस कर रही है, और फौरन उसे पकड़कर अपने नीचे कर देता है और उसे किस करने लगता है। फिर दिखाया जाता है जहां सेक्रेटरी ने आइस ब्यूटी की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और टिंग्यू को बता रहा था कि इसे लेबोरेटरी से चुराया गया है और कसिनो में जाकर बेचने की कोशिश की गई थी, जहां पर रिच और नोबल पर्सन आते हैं, जिसकी वजह से इसे बहुत अच्छी कीमतों पर बेचा जा सके। वहीं आइस ब्यूटी खाने के साथ स्ट्रगल कर रही थी और खाना खाने की कोशिश कर रही थी। तभी वह टिंग्यू की तरफ चॉपस्टिक बढ़ाती है और हटते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है। टिंग्यू उसे अपने पास बुलाकर अपने लैब पर बैठा लेता है और खाना खिलाने लगता है। तभी आइस ब्यूटी ये देखकर सैड हो जाती है और कसकर टिंग्यू को गले लगा लेती है। टिंग्यू आइस ब्यूटी से कहने लगता है कि आज से तुम्हारा नाम चूवेन है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। चूवेन तो खुशी हो जाती है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि सेकंड मास्टर हमें फॉलो कर रहे हैं। टिंग्यू वैन को गोद में उठाकर ले जाता है। कार में दिखाया जाता है जहां सेक्रेटरी टिंग्यू को बोलता है कि आइस ब्यूटी का ब्लड आपको तुरंत हील कर सकता है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो टिंग्यू वैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर सेक्रेटरी सोचने लगता है कि आप बहुत बदल रहे हैं। टिंग्यू वैन को अपने रूम में छोड़कर वहीं रुकने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। टिंग्यू के जाते ही वैन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वह बिना अटकते हुए कहती है कि वह लोग मुझे मारने के लिए यहीं पहुंचे हुए हैं, और उठकर दरवाजा खोलती है तो कुछ लोग बंदूक लेकर अंदर आते हैं। उनमें से एक वैन के फेस पर कवर रख देती है और उसे बेहोश कर अंदर बेड पर रख देती है। दोनों वैन को देखते हुए आपस में बातें करने लगते हैं कि इसका ब्लड किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकता है, इसकी तो हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इसमें से एक आदमी कहने लगता है कि ये तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों ना मैं आज इसका मज़ा ले लूँ। तभी वुमेन कहने लगती है कि इसकी बॉडी पर एक भी निशान नहीं पड़ने चाहिए, वरना इसकी कीमत कम हो जाएगी। तभी वैन अपने मैजिक का यूज़ कर उन दोनों को ही पटक देती है, जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाते हैं और वैन उन
दोनों को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ टिंगयोंग के सामने किसी ने बंदूक तान रखी थी, तभी वह उससे छीनकर बंदूक ले लेता है। तभी दूसरा आदमी आकर उसके पीछे बंदूक तान देता है। इतने में एक मास्क वुमन गोली चला देती है और उस आदमी को मार देती है, जिसे टिंगयोंग तो देखा ही रह जाता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बताता है कि ये सब सेकंड मास्टर के काम है, आपको यहाँ से तुरंत निकलना होगा। टिंगयोंग मास्क वुमन का हाथ पकड़ता है और तुरंत वहाँ से चल पड़ता है। वह लोग होटल रूम में चले जाते हैं और सेक्रेटरी वहाँ से बाहर निकल जाता है, ये कहकर कि मैं देख कर आता हूँ। टिंगयोंग मास्क वुमन से पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो मास्क वुमन सोचने लगती है कि पहले तुमने मुझे बचाया था, इस बार मैंने तुम्हें बचा दिया, और फिर कहती है कि बस मुझे तुम पर दया आ गई, जिसे देखकर टिंगयोंग उस पर गोली तान देता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है और मास्क वुमन फौरन उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर देती है और कहने लगती है कि कुछ लोग मुझे बेचने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं और इससे बचने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो टिंगयोंग उसे किस बैक करते हुए कहने लगता है कि मेरा भी कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और गोद में उठाकर उसे बेड पर ले जाता है। मास्क वुमन उसे सिडक्टिवली कहने लगती है कि इसमें हम दोनों का ही फायदा है। टिंगयोंग उसके नेक पर एक तिल देख लेता है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि क्या ये तुम हो। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और उन्हें वैसी पोजीशन में देखकर तो हैरान ही होकर सॉरी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तभी टिंगयोंग उसे मना करता है और बेड से खड़ा होता है। मास्क वुमन सिडक्टिवली टिंगयोंग के पास आती है और उसे टच करते हुए कहती है कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा, और उसे फ्लाइंग किस करते हुए वहां से चली जाती है। टिंगयोंग मुस्कुराते हुए सोचने लगता है कि मैं भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा। टिंगयोंग घर में जाता है तो देखता है कि वेन सोफे पर सो गई थी। वह वेन के पास जाता है तो वेन अपनी आंखें खोल लेती है और टिंगयोंग के सामने अपनी बाहें फैला देती है। टिंगयोंग मुस्कुराता हुआ उसे गोद में उठा लेता है और उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। तभी उससे बाहर से कुछ आवाजें आती है तो वह वेन को वहीं रुकने को कहकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है टिंगयोंग कुछ आदमी के सामने पहुंचता है तो सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि इन्हीं लोगों ने आप पर हमला किया था। तो टिंगयोंग कहने लगता है कि इन्हें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी, तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि इस एजेंसी ने उन्हें बताया था और उससे पूछने लगता है कि अब इनका क्या करना है। तो टिंगयोंग कहने लगता है कि इन्हें रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है, वैसे भी हमारे पास आदमियों की कमी हो रही है, और वहां से चला जाता है। वेन भी वहीं पर देखकर उन्हें मुस्कुरा रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। वह दोबारा उन आदमियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं, उसमें से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है। वह आदमी टिंगयोंग के पैरों पर गिरते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे भूत मार देगा, मैंने ये सब चू बायोन के कहने पर किया था, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वह आदमी भी मर जाता है, जिसे देखकर टिंगयोंग हैरान हो जाता है। टिंगयोंग वेन के पास पहुंचती है, जिसे देखकर वेन थोड़ा सा डर जाती है। टिंगयोंग उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रही थी। तो वेन अटकते हुए कहने लगती है कि मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो टिंगयोंग उसके बालों को साइड करता है और उसका तिल देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम वही हो। तभी टिंगयोंग का फोन रिंग करता है, जो उसे बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आप तुरंत चू हाउस आ जाइए। फिर चू हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकेंड सन ऑफ चू ग्रुप चू बाइन और फोर्थ चाइल्ड ऑफ चू ग्रुप चू रुइंग पहले से थे। टिंगयू आते ही ग्रैंडपा को चेक करता है और फौरन अपने सेक्रेटरी को डॉक्टर कॉन्ग सोंग को बुलाने के लिए कहता है, जिसे देखकर रुइंग कहने लगती है कि लास्ट मिनट में डॉक्टर को बुलाकर क्या फायदा। अब टिंगयोंग उसे डांट कर चुप करा देता है तो रुइंग वैन की तरफ आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि अब ये लड़की कौन है। तो टिंगयोंग उसे कहने लगता है कि ये मेरी वुमेन है, तो तुम चुप रहो। वैन तो सोच में पड़ जाती है कि अभी भी इस ओल्ड मैन की सांसें चल रही है, तो इस औरत को इतनी जल्दी क्या हो रही है। डॉक्टर चेकअप कर आता है तो बताता है कि ग्रैंडपा के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वह समय से दवाइयाँ नहीं लेते थे। जिसे देखकर बायोन और रुइंग दोनों ग्रैंडपा के रूम में चले जाते हैं। तभी डॉक्टर टिंगयोंग से कहने लगता है कि ये झुमका उनकी जेब से मिला हुआ है, जिसे देखकर टिंगयोंग समझ जाता है और कहने लगता है कि रियोंग ने ही कुछ किया होगा, नहीं तो अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत कैसे खराब हो गई। और वही
ही उन्हें अच्छे से मेडिसिन नहीं देती होगी, तभी वह डॉक्टर को बुलाने भी नहीं दे रही थी। टिंगयू तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वेन अटकते हुए उसे सहानुभूति देने लगती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, हम उनका ख्याल रखेंगे। फिर दिखाया जाता है टिंगयुंग वेन को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उसे वहीं आराम करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वेन ग्रैंडपा के रूम में पहुंच जाती है और उनकी नर्व्स चेक करने लगती है और सोचने लगती है कि इनकी सांसें तो अभी भी चल रही है और अपनी पावर्स यूज कर उन्हें ठीक कर देती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है जो ये देखकर हैरान हो जाता है और फौरन ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें चेक करता है और कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ये सब आपने किया ना। इतने में वेन बेहोश हो जाती है। फिर टिंगयुंग के रूम में दिखाया जाता है जहां वेन बहुत से चिप्स खा रही थी और बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। डॉक्टर उसे कहता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अब। टिंगयुंग डॉक्टर को वेन का ख्याल रखने के लिए कहता है और वेन को कहने लगता है कि मैं अभी ग्रैंडपा से मिलकर आता हूँ और वहां से चला जाता है। डॉक्टर वेन से पूछने लगता है कि आपने ग्रैंडपा को कैसे बचाया। वेन तो डॉक्टर का हाथ मरोड़ देती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर भी डर कर मारे कहने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वेन डॉक्टर का हाथ छोड़ती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पूर्वज वैंग वेमिंग है ना, जिसे सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वेन कहती है कि उन्हें मैंने ही पढ़ाया था। फिर दिखाया जाता है टिंगयुंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्गसोंग डॉक्टर को दे देता है, जिसे देखकर रूयुंग कहने लगती है कि ये सही होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डॉक्टर को दे रहे हैं। तो टिंगयुंग कहने लगता है कि अगर तुम पे कैपेसिटी है तो तुम भी दे सकती हो, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी होगी। जिससे सुनकर रूइंग को तो गुस्सा ही आ जाता है। फिर दिखाया जाता है रूइंग और उसके चमची आपस में बातें कर रहे थे कि शायद सर को सब कुछ पता लग गया है। रूइंग बोलती है कि हाँ उन्हें पता चल चुका है, पर उन्होंने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। तो चमची कहने लगती है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा तो शायद वह बाद में भी कुछ नहीं कहेंगे। तो रूइंग उसे सीसीटीवी कैमरा के सभी फुटेज डिलीट करने के लिए कहती है। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और कोई घोस्ट आकर उन्हें डराने लगता है, जिससे वह दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है रूइंग वेन के पास जाती है और कहने लगती है कि कल रात तुम ही थी ना जो हमें घोस्ट बनकर डरा रही थी। तुमने ग्रैंडपा की जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। आखिर तुम हो कौन? वैसे भी मैंने चेक किया, तुमने किसी भी मेडिकल कॉलेज से नहीं पढ़ी हो। वेन उससे बोलने लगती है कि तुम तो मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हो ना, फिर भी तुमने ग्रैंडपा की जान बचाने के बदले मारने का प्लान बनाया। जिससे सुनकर रूइंग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह हकलाते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसी बातें किसी के सामने मत बोलना, तुम कुछ भी बोली जा रही हो। और वहां से चली जाती है और किसी को फोन कर वैन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ टिंगयुंग बायुंग को पकड़ने गया था क्योंकि वह उसकी गिरफ्त से भाग गई थी। टिंगयुंग ने एक लड़की तैयार की थी जो बायुंग को टाइम पास करवा सके और वह उसे पकड़वा सके। टिंगयुंग बायुंग को पकड़ लेता है और उसकी बहुत ज़्यादा कुटाई करता है और उसे बांध कर लटका देता है। टिंगयुंग बायुंग की बॉडी पर एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी टांगे पैरालाइज हो जाती है। तो बायुंग गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी? नहीं, ये बस मेरी प्रॉपर्टी है। टिंगयुंग गुस्से में कहता है कि तुमने इस प्रॉपर्टी के चक्कर में बड़े भाई को मरवा दिया। तो बायुंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के यहाँ बकवास मत करो, और हंसने लगता है। जिससे देखकर टिंगयुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सेक्रेटरी से कहता है कि इसे वुल्फ के सामने फेंक दो, जिससे वह भी इंजॉय कर सके, और वहां से चला जाता है। वहीं रूइंग की चमची उसे आकर बताती है कि सेकंड मास्टर गायब हो चुके हैं, शायद टिंगयुंग ने उसे ढूंढ लिया है, आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है टिंगयुंग वेन के रूम में जाता है तो वेन सोने का नाटक करने लगती है। टिंगयुंग उसके करीब जाता है तो वेन उसे खींचकर अपनी तरफ किस कर देती है, जिसे देखकर टिंगयुंग उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये बैड हैबिट किसने सिखाई। तो वेन सोचने लगती है कि ये सब तो मुझे आपने ही सिखाया है।
तो ये बैड हैबिट कैसे हुई? टिंग युंग और वेन के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ टिंग युंग वेन के लिए खाना लेकर आता है तो वेन खाना खाने लगती है। टिंग युंग वेन को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र रात के निशानों पर पड़ती है तो वह वेन से कहने लगता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं तुम्हारा खून ले सकता हूँ, जिसे सुनकर वेन फौरन अपना हाथ आगे कर देती है। ये देखकर टिंग युंग फौरन उसे गले लगा लेता है। सभी लोग एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पुराना सामान रखा हुआ था। तभी वेन की नज़र एक पॉकेट वॉच में जाती है जिसे देखकर वह फौरन उसे उठा लेती है और ऑनर से पूछने लगती है कि आपको ये कहाँ से मिला। तो ऑनर बताता है कि यह 2 साल पुराना है और इस दुकान का सबसे कॉस्टली सामान है, ये बेचने के लिए नहीं रखा गया है। तो वेन फौरन टिंग युंग को बोलती है कि मुझे ये चाहिए, तो टिंग युंग उसे डबल रेट में खरीद लेता है। वेन टिंग युंग को पॉकेट वॉच दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये याद है, जिसे देखकर टिंग युंग को तो कुछ याद नहीं आता तो वह ना में सर हिलाता है। तो वेन सोचने लगती है कि ये तुम्हें कैसे भूल गए, ये तो हमसे जुड़ा हुआ है। वेन और टिंग युंग एक क्लब में बैठे हुए थे। वेन उस पॉकेट वॉच को देखकर थोड़ी सी उदास थी, जिसे देखकर टिंग युंग उसके पास आता है और उसे एक कैंडी देता है और कहता है कि तुम्हारा इससे मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। 200 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वेन जान रॉक्सी ची फैमिली की 5th डॉटर थी और टिंग युंग चू टिंग क्वांग था जो कि कलाकार का 5th मास्टर था, जो रॉक्सी को एक कैंडी दे रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है। टिंग युंग वेन को कैंडी खिलाता है। तभी वेन की नज़र किसी पर पड़ती है। वह रूम से फौरन बाहर आती है और एक आदमी को फॉलो करती है। यह आदमी कौन है यह हमें बाद में पता लगेगा। वेन तेजी से जा रही थी तभी वह लैन यूके से टकरा जाती है और उसकी कैंडी नीचे गिर जाती है। वेन लैन को अटकते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरी कैंडी गिरा दी, तुम मुझे इसे उठा कर दो। लैन तो बहुत ज़्यादा रूडली उससे बोलने लगती है कि तुम कैसी औरत हो जो इतना ज़्यादा अटक के बात कर रही हो, और उसे बुरा भला सुनाकर उसकी कैंडी पर पैर रखकर कुचल देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी पावर्स का यूज़ कर उसे पुश कर देती है, जिसे देखकर लैन फौरन उसके पास आकर उसे हाथ उठाने वाली थी। तभी वहाँ पर टिंग युंग आ जाता है और उसे रोक लेता है। वह टिंग युंग के सामने नाटक करते हुए कहने लगती है कि इसने मुझे धक्का दिया। तो वेन अटकते हुए कहने लगती है कि ये मुझे बुली कर रही थी। तो लिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये मुझे अपनी कैंडी उठाने के लिए कह रही थी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये डटी चीज़ उठाऊंगी? जिससे सुनकर टिंग युंग उसे कहने लगता है कि तुम इसकी कैंडी उठा कर दो। तो लैन को टिंग युंग की बात माननी पड़ती है तो वह उसकी कैंडी उठाकर उसे देती है। तो वेन उसे मना करती है और कहती है कि अब तो ये गद्दी हो गई है। टिंग युंग लैन को वेन से माफी मांगने के लिए कहता है तो लैन गुस्से में मना कर वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है क्लब रूम में जहाँ पर टिंग युंग का इन्फॉर्मर वेन यान आया हुआ था, जो उसे बताता है कि 2nd मास्टर अचानक से गायब हो गए और एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर टिंग युंग तो हैरान ही हो जाता है और वेन सोचने लगती है कि शायद कोई सुपर पावर यहाँ पर घूम रही है। फिर दिखाया जाता है वेयान ट्रैक कर बेयान की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेयान अब्रॉड में है। वह एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल कर टेयुंग को देने ही वाला था, तभी उसका सिस्टम हैक हो जाता है। ये देखकर टिंग युंग तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ही कौन हैक कर सकता है। वह बताता है कि वह दुनिया का नंबर 1 हैकर हो सकता है, गुक्स्यू, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं रूइंग अपने 2nd ब्रदर से बात कर रही थी, जो उसे सब कुछ बताता है कि टिंग युंग ने उसके साथ क्या किया, और प्लान बनाते हैं कि हम राजगद्दी उसे नहीं लेने देंगे और हम उसका फायर पॉइजन एक्टिव कर देंगे, जिससे वह जल्द से जल्द मर जाए। तभी रूइंग की चमची उसके पास आती है और वेन की ऑक्शन वाली वीडियो दिखाते हुए उसे सब कुछ वेन के बारे में बता देती है, जिससे रूइंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर दिखाया जाता है ग्रैंडपा वेन को अपने रूम में बुलाते हैं और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और कहने लगते हैं कि तुम टिंग यू से कब शादी कर रही हो, जिससे सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहे हैं। तो वेन कहने वाली थी कि ये सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तभी वहाँ पर टिंग यू आ जाता है और कहने लगता है कि ये अभी बहुत छोटी है और वेन को अपने साथ ले जाता है। फिर रूम में दिखाया जाता है जहाँ टिंग यू वेन से कहने लगता है कि तुम्हें बहुत
ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है। तो वेन गुस्से में उसके नेक पर बाइट कर देती है। तभी टिंगयोंग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ पर रुइंग आ जाती है और वह वेन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और वहाँ से ले जाती है। टिंगयोंग बेचारा तो कुछ कर ही नहीं पाता। रुइंग हंसते हुए उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोंगशुंग आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन डॉक्टर क्यू के लैब में थी, जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो रुइंग उसे बताती है कि यह 200 सालों से सोई हुई है और आइस ब्यूटी है। तुम्हें पता है ना कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। डॉक्टर क्यू ये देखकर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये मेडिसिन रिपोर्ट तो हमारी बहुत ज़्यादा हिट जाने वाली है। तभी वहाँ पर लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और वहाँ पर वही आदमी नांगयोंग यान आ जाता है और वेन को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ टिंगयोंग को भी होश आ जाता है और सेक्रेटरी उसे बताता है कि वेन मिल चुकी है पर वह अभी भी बेहोश है और साथ ही में ये भी बताता है कि रोइंग मर चुकी है। फिर रोइंग की बॉडी दिखाई जाती है। तभी डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है और वह उसका पर्दाफाश कर लेता है कि यह रोइंग नहीं है, किसी को उसका मास्क पहनाया गया है, जिसे देखकर टिंगयोंग सोचने लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। फिर दिखाया जाता है टिंगयोंग वेन के लिए खाना लेकर जाता है और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं और साथ में ही रोमांस करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी का फोन आता है, जिसकी वजह से टिंगयोंग परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि अगर जरूरी काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जंगली भेड़ियों के सामने फेंक दूंगा। तो वह बताता है कि क्यू का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट शायद सक्सेसफुल हो चुका है, तो वह इसीलिए आपको बुला रहा है। फिर लैब में दिखाया जाता है जहाँ रिसर्चर क्यू उसे बताते हैं कि ये मेडिसिन हमने बना ली है जो आपके फायर पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। टिंगयोंग उसे स्मेल करता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वह उन्हें कहकर चला जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और बाहर जाकर सेक्रेटरी को कहता है कि लैब को पूरी तरीके से जला दो। तभी अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वैंग यान भी वहां पर आ जाता है और तीनों मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। टिंगयोंग रिसर्चर क्यू को गोली से मार देता है। तभी उसे फायर पॉइजन का अटैक आता है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वहीं वैन को किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि टिंगयोंग खतरे में है। वहीं कुछ लोग लैब से भाग रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे कि अभी तक तो टिंगयोंग मर भी गया होगा क्योंकि हमने फायर पॉइजन वहाँ पर एक्टिव कर दिया था। तभी वहाँ पर मास्क वुमेन आ जाती है जो कि उन सभी को वहाँ पर मार देती है। फिर घर पर दिखाया जाता है जहाँ टिंगयोंग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वैन उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, तो टिंगयोंग उसे अपने नीचे कर लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ वैयान उसे बताता है कि अगर इन्हें जल्द से जल्द होश नहीं आया तो इनकी जान रिस्क में है, जिसे सुनकर वैन कहने लगती है कि मैं इन्हें होश में ला सकती हूँ और अपनी कलाई काट कर उसे अपना ब्लड पिलाने लगती है। टिंगयोंग होश में आ जाता है और वैन से पूछने लगता है कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो वैन ना कहती है और टिंगयोंग उसे अपने पास खींच लेता है और कहने लगता है कि तुमने ये आग तो बुझा दी, अब दूसरी आग बुझाओ, और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी टिंगयोंग को बताता है कि लैब से भागे गए सभी लोग मारे गए हैं, पर वहाँ पर कोई भी निशान नहीं मिला है, बस सिर्फ ये मास्क के सिवा। टिंगयोंग मास्क देखकर सोचने लगता है कि क्या ये मास्क वुमेन तुम ही हो। फिर दिखाया जाता है वैन और टिंगयोंग आपस में बातें करने लगते हैं, तो वैन उससे पूछने लगती है कि ये पॉइजन तुम्हारे शरीर में कब से है। तो टिंगयोंग बताता है कि जब मैं 8 साल का था तब मैं और मेरे पेरेंट्स घूमने गए थे और वहाँ पर हमें कुछ किडनैपर मिल गए थे। मेरे पेरेंट्स की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी, पर मुझे वह ह्यूमन रिसर्च के लिए एक लेबोरेटरी में लेकर गए थे जहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया और उसी दौरान कुछ ट्यूब्स टूट गई और कुछ केमिकल्स भी मेरे शरीर में गिर गए और मैंने डॉक्टर की आंखें भी फोड़ दी थी और वहीं से मैं फायर पॉइजन से इफेक्ट हो गया। पर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे रेस्क्यू किया और उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोली जिससे मेरा एंटीडोज जल्द ही मिल सके। तो वैन कहने लगती है कि अभी तक तुम्हारा कोई एंटीडोज नहीं मिला, पर अभी भी तुम मेरे पर ही निर्भर हो। जिसे सुनकर टिंगयोंग मुस्कुराने लगता है, तो वैन गुस्से में उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। दोनों का एक प्रीशियस मोमेंट स्टार्ट होने वाला था, तभी वहाँ पर वैयान आ जाता है, जिसे देखकर
टिंग योंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है कि क्या है, तो वह यान बताता है कि हमें वह बुरे लोग मिल चुके हैं। टिंग योंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है तो वह यान तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि क्या हो गया। फिर दिखाया जाता है टिंग योंग वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है और रुइंग आगे भाग रही थी अपनी चमची के साथ, वह रुइंग की चमची को भी मार देता है और रुइंग को कहने लगता है कि तुम चू फैमिली की डॉटर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रुइंग हंसते हुए कहने लगती है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मेरा सेकंड ब्रदर इसका बदला जरूर लेगा। जिसे सुनकर टिंग्यू कहने लगता है कि तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो, बताओ मुझे वो कहाँ पर है। तो रुइंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है वह अभी कहाँ पर होगा। तो टिंग्यू सोचने लगता है और कहता है कि वेन। फिर वेन का दिखाया जाता है जहाँ वह कंप्यूटर में बायंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, तभी बायंग वहां पर आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर दिखाया जाता है बायंग उसे किसी रूम में लेकर आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर टिंग योंग भी आ जाता है और उसे बायंग के आदमी आकर घेर कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी वेन गुस्से में वहाँ पर खड़ी होती है और कहने लगती है कि अभी तक मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, पर मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा, और अपने पावर्स का यूज कर कर उन्हें पटक देती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ टिंग्यू और वह यान भाग रहे थे, तभी एक स्ट्रेंजर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह टिंग योंग से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म इतनी जल्दी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दोबारा मार देता हूँ। वह टिंग्यू की एनर्जी सारी कंज्यूम करने लगता है और साथ में ही रॉक्सी को भी बुलाने लगता है। तभी मास्क वुमन वहाँ पर आती है और वह अपनी तलवार से उसकी पावर को हटाती है और टिंग योंग को उससे अलग करती है। टिंग योंग थोड़ा सा पागल हो जाता है और उसके सर पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है और वह आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है, जिससे मास्क वुमन उसके गले पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। स्ट्रेंजर मास्क वुमन से पूछने लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तो मास्क वुमन उसे सुनाने लगती है और उस पर अटैक करती है। स्ट्रेंजर मास्क वुमन पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर नंग योंग आ जाता है, जिसे देखकर स्ट्रेंजर कहने लगता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर नैंग योंग तुम्हें मैं अगली बार जब मिलूंगा तो तुम्हारा वो लास्ट दिन होगा, और वहाँ से चला जाता है। नैंग योंग उससे पूछने लगता है कि वेन तुम ठीक हो ना। तो वेन बताती है कि अभी मेरी पास थोड़ी सी अनस्टेबल चल रही है और नैंग योंग को वहाँ से भेज देती है और खुद बेहोश हो जाती है। फिर 200 साल पहले दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक्सी टिंग योंग को ढूंढ रही थी, तभी टिंग योंग उसे आकर बताता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। तो रॉक्सी कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ट्विंग कॉन्ग उसको मना कर देता है और कहता है कि अब मैं प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेन ये सपना देख रही थी, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। टिंग योंग के हाथ में अभी भी वह मास्क था। जैसे ही वह वेन को ऐसे देखता है, वह उसके पास आता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और वह यान से सब कुछ पूछता है। तो वह यान बताता है कि जब मुझे होश आया तब मैडम वहीं पर थी, पर स्ट्रेंजर जा चुका था, शायद मैडम ने ही हमें बचाया है। टिंग योंग फौरन वेन को गोद में उठाता है और तुरंत डॉक्टर कॉन्ग सोंग के पास ले जाता है। फिर 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कॉन्ग सोंग वेन को चेक कर रहे थे और जैसे ही वह कुछ बोलने वाले होते हैं, वैसे ही टिंग योंग उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तो डॉक्टर बताता है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है, जिससे सुनकर टिंग योंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि 2 दिन से तुम यही बोल रहे हो। तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, शायद इन्हें रेस्ट की जरूरत है। टिंग योंग उसे मारने ही वाला था, तभी वेन को होश आ जाता है। टिंग योंग फौरन वेन के पास जाता है और डॉक्टर को वहाँ से निकाल देता है। वेन जैसे ही टिंग योंग के हाथ में मास्क देखती है तो वह तो अपनी आंखें छुपाने लगती है। टिंग योंग उससे पूछने लगता है कि बताओ मुझे क्या चल रहा है, पर वेन कहने लगती है कि मुझे थोड़ा और रेस्ट की ज़रूरत है, लगता है मुझे सोना चाहिए। तो टिंग योंग उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही, तुम 2 दिन से सो रही हो। तभी वेन कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है लग रही है। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर टिंग योंग मुस्कुराने लगता है। वेन खाना खाकर पूरी फुल हो जाती है, तो टिंग योंग उसे कहने लगता है कि अब तुम फुल हो गई हो तो मुझे भी अपनी इच्छा से पूरी कर दो, और उसे किस करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर क्यू बायन से कहने लगते हैं कि जो तुम्हें दवाई दी थी वह इस पॉइजन को सप्रेस करती है, पर तुम चोट लगवा कर आ गए जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी टांगे बिल्कुल काम करनी बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर बायन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर दिखाया जाता है टिंग युंग वैन के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, पर वैन तो नजरें झुकाती हुई कहने लगती है कि मेरे पास थोड़ी सी सुपर पावर्स हैं। तो टिंग युंग कहने लगता है कि जिस स्ट्रेंजर को तुमने हराया था वह बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास बस थोड़ी सी पावर है। तो वैन कहने लगती है कि थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी और ज्यादा। टिंग युंग उसे खुद की तरफ खींचता है और खुद के लैब पर बैठा लेता है। वैन कहने लगती है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें हार्म करने का बिल्कुल भी नहीं था। तो टिंग युंग सोचने लगता है कि ये मुझे लंबे समय से बेवकूफ बनाती आ रही है, मैं इतनी आसानी से इस पर भरोसा नहीं कर सकता और इसे जाने नहीं दे सकता। वह उससे पूछने लगता है तो वैन तो गुस्सा ही हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और ग्रैंडपा की भी जान बचाई, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और उसे लगातार बोलने लगती है। तो टिंग युंग उससे बोलने की कोशिश करता है, पर वैन उसे बिल्कुल भी बोलने नहीं देती और अपना ही बड़बड़ाती रहती है और उससे गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि अब से मेरे लिए कैंडी भी लाने की ज़रूरत नहीं है, और कैंडी उसके हाथ पे पकड़ा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। टिंग युंग ये देखकर तो कंफ्यूज ही हो जाता है और फौरन उस कैंडी को उसके मुंह में डाल देता है और कहने लगता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊंगा, तुम रो मत। फिर दिखाया जाता है दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहां पर वैन तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और अलग अलग सामान लेकर टिंग यू को पकड़ा रही थी। तभी वह खुश होती हुई उसे किस कर देती है, तो टिंग यू सामान साइड पर रखकर उसके करीब जाने लगता है। तभी वहां पर लैन आ जाती है और टिंग यू के करीब जाने लगती है। तो टिंग यू उससे कहने लगता है कि तुम पब्लिक एरिया में मेरे इतने करीब मत आया करो। लैन उससे उस दिन के लिए माफी मांगने लगती है और वैन से भी माफी मांगने लगती है। वैन अपनी कैंडी नीचे गिरा देती है और उससे कहने लगती है कि आप प्लीज मेरी कैंडी उठा सकते हो। तो लैन को तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है, तो वह फिर भी उस कैंडी को उठाकर उसे देने लगती है। वैन कहने लगती है कि अब तो ये गंदी हो गई, अब मैं इसे खा नहीं सकती, और टिंग युंग की जेब से दूसरी कैंडी निकाल लेती है, जिसे देखकर लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। टिंग युंग ये देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हो। वैन और वो करीब जाने लगते हैं, तभी वहां पर नंग युंग आ जाता है। वैन उसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नोंग युंग उससे पूछने लगता है कि अब तुम ठीक हो ना, और उसके गालों को हाथ लगाने ही वाला था, तभी टिंग युंग उसके हाथों को झटक देता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, शायद तुमने इसे गलत इंसान समझ लिया है। नोंग युंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही कह रहे हो। तो टिंग युंग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोनों के बीच में बहस होने लगती है, तभी वैन उन दोनों को रोकती है और नोंग युंग को वहां से जाने के लिए कहती है। नोंग युंग बोलता है कि जब भी तुम मुझसे मिलती हो तभी मुझे जाने के लिए कहती हो, जिससे सुनकर टिंग युंग तो हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है टिंग युंग वैन से पूछता है कि तुम कितनी बार इस आदमी से मिली हो और ये कौन है। तो वैन अपनी नजरें झुकाती हुई कहने लगती है कि ये बस मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और वहां से जाने की सोचती है पर जा नहीं पाती। टिंग युंग कहने लगता है कि अभी तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। तो वैन कहने लगती है कि यह मुझे 200 साल पहले मिला था और मैं तुम्हारे रीइंकार्नेशन का तब से वेट कर रही हूँ, और जैसे ही तुम्हारा रीइंकार्नेशन हुआ वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें फॉलो करने लग गई। जो सुनकर टिंग युंग को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता और वह कहने लगता है कि तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो। वैन कहने लगती है कि देखो तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है तो छोड़ो मेरा रास्ता, और वहां से जाने लगती है। पर टिंग युंग उसे जाने नहीं देता और टेबल पर बैठा देता है और उससे पूछने लगता है। तो वैन कहने लगती है कि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। वहीं ग्रैंडपा को रूइंग भड़का रही थी कि टिंग युंग ने मेरी चमची को मार दिया, वो मेरी सिस्टर के जैसी थी, वो आपको भी हार्म कर सकता है। तभी टिंग युंग और वैन हंसते हुए वहां पर आ जाते हैं, और जैसे ही रूइंग वैन को वहां पर देखती है वह वैन के बारे में भी ग्रैंडपा को बताने लगती है कि यह आइस ब्यूटी है, और उसके बारे में भी उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं। ग्रैंडपा रूइंग को ही चुप करवा देते हैं और उसे सॉरी मांगने के लिए कहते हैं वैन को, पर रूइंग गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ग्रैंडपा उन दोनों से कहने लगते हैं कि तुम जल्द ही शादी कर लो और मुझे ग्रैंडसन दे दो, जिसे सुनकर वैन तो शर्माने
चिल्लाने लगती है और टिंग यू उसे टीज करने लगता है। फिर डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा अभी भी उन दोनों की शादी और ग्रैंडसन की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर रोइंग कहने लगती है कि वैन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वह आइस ब्यूटी है और उसके पेट पर कोई भी हलचल नहीं होती। अगर वैन प्रेग्नेंट होने वाली होती तो कब की हो जाती। यह दोनों लंबे समय से एक साथ हैं। जिसे सुनकर टिंग युंग कहने लगता है कि कोई और वजह भी हो सकती है और उसकी तरफ कॉन्डोम फेंकता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग एम्बैरेस हो जाते हैं और रोइंग कहने लगती है कि आप ग्रैंडपा के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो टिंग यू कहने लगता है कि यहाँ पर सभी अडल्ट हैं, इसमें शर्माने की कोई भी वजह नहीं है। तभी ग्रैंडपा उन सभी को चुप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरा एक बेटा तो मर चुका है और एक बेटा गायब है और तुम दोनों भी ऐसे पागलों की तरह लड़ रहे हो। तो रोइंग कहने लगती है कि सेकंड ब्रदर गायब नहीं है, वह पैरालाइज हो चुके हैं और फिफ्थ ब्रदर ने ये सब किया हुआ है। तो टिंग यू कहने लगता है कि मेरा अभी भी हिसाब किताब उससे पूरा नहीं हुआ है। तभी ग्रैंडपा उन सबको चुप कराते हैं और सेकंड ब्रदर को लेकर आने के लिए कहता है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर बेइंग की टांगे चेक करते हुए कहता है कि इसकी टांगे पूरी तरीके से खराब हो चुकी है पॉइजन की वजह से। जिसे सुनकर बेइंग कहने लगता है कि ये सब टिंग युंग ने करवाया है। तो टिंग युंग कहने लगता है कि तुमने भी तो मुझे होटल में मरवाने की कोशिश की थी और उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे देखकर बेइंग कहने लगता है कि ये सब झूठ है। ग्रैंडपा उन दोनों की लड़ाई को बंद करवाते हैं और टिंग युंग को कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द तू इसे एंटीडोज दे दे। जिसे सुनकर टिंग यू कहने लगता है कि अभी ये रिसर्च नई नहीं है तो इसका कोई भी एंटीडोज नहीं बना है, तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। ग्रैंडपा टिंग युंग को मारने जाते हैं तो वैन बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि अभी सेकंड मास्टर की टांगे पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है। तो डॉक्टर कर उसे बताते हैं कि इनकी कंडीशन उतनी भी ज्यादा वर्स्ट नहीं है। बेइंग नाटक करने लगता है और अपने पैरों पर मारने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, जिससे ग्रैंडपा थोड़े से पिघल जाते हैं और डॉक्टर से कहने लगते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। तो रोइंग कहने लगती है कि इसका एक उपाय है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइस ब्यूटी का ब्लड किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है, तो वह हमारी हेल्प कर सकती है। और वैन को कहने लगती है कि वैसे भी तुम चू फैमिली में शादी करना चाहती थी तो ब्लड देकर चू फैमिली की थोड़ी सी मदद कर लो। जिसे सुनकर ग्रैंडपा वैन से हेल्प मांगने लगते हैं। तो वैन बताती है कि इनके पैरालाइज को ठीक करने के लिए मेरा हाफ ब्लड लग जाएगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी टिंग युंग साफ साफ मना कर देता है ब्लड देने के लिए। तभी रोइंग विश खोलते हुए कहने लगती है कि फिफ्थ ब्रदर इसीलिए मना कर रहे हैं कि सेकंड ब्रदर रास्ते से हट जाए और सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। तभी ग्रैंडपा सबको चुप कराते हैं और टिंग यू के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है और वैन से कहने लगते हैं कि शायद ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा, पर तुम कुछ भी कर उसकी हेल्प तो करो। पर टिंग युंग साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे जीते जी वैन को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता और वहां से जाने लगता है। तभी बाइंग वैन से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि जो भी मैंने पहले किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद कर दो। पर वैन मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे टिंग यू ने खरीदा है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें टिंग यू से बात करनी होगी। फिर दिखाया जाता है वैन और टिंग युंग दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वैन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि ओवलरी उनके पेट पर है ही नहीं। और वैन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पीरियड्स लंबे समय से आए ही नहीं तो तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। तो वैन सोचने लगती है कि 200 साल से पता नहीं कौन मेरी बॉडी का ध्यान रख रहा होगा जब मैं फ्रीजर हो रखी थी। और डॉक्टर टिंग युंग को भी डांटने लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। वैन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। टिंग युंग भी उसके पीछे भाग जाता है। तभी वहां पर लैन आ जाती है और उन्हें वहां से जाते हुए देख लेती है और डॉक्टर के पास जाकर पूछने लगती है कि जो अभी गए उन्हें क्या हुआ है। तो डॉक्टर उन्हें सब कुछ बता देता है। लैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर घर पर दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडपा को सब कुछ पता लग गया था और रोइंग आंख पर घी डालने का काम कर रही थी। जैसे ही वैन और टिंग यू आते हैं तो वह उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कहां पर गए थे। तो टिंग यू बताता है कि वैन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो रोइंग उसे कहने लगती है कि तुम कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हो, अब तो तुम डॉक्टर के पास दिखाकर भी आ गए और तुम्हें पता चल गया कि वैन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि तुम जल्द से जल्द वैन को छोड़ दो। टिंग यू मना
करता है तो ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम ही चू फैमिली को अब आगे बढ़ा सकते हो, तुमने सेकेंड ब्रदर को भी पॉइजन देकर पैरालाइज कर दिया है। टिंग्यू उससे बहस करने लगता है तो रूइंग कहने लगती है कि ग्रैंडपा की बात मान लो, वैसे भी तुम ही हो जो चू फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारे लिए ग्रैंडपा ने पहले ही एक लड़की चूज की है जो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ली फैमिली की एक लौती लड़की है। ये सब सुनकर वैन तो कुछ कह ही नहीं पाती और टिंग्यू को ही रोक देती है और कहने लगती है कि तुम्हें ग्रैंडपा की बात माननी चाहिए और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है टिंग्यूंग वैन का पीछा करता है और उसे रोकता है तो वैन उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। ग्रैंडपा ठीक कह रहे हैं, तुम ही चू फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं तुम्हारे वर्ल्ड पर कहीं पर भी फिट नहीं बैठती। तभी वहां पर नैंगयोंग आ जाता है और वह रॉक्सू के नाम से वैन को बुलाता है, जिसे सुनकर टिंग्यूंग तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रॉक्सी, तुम्हारा नाम रॉक्सी है? तो वैन कहती है कि हाँ, तुम मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते थे ना, तो मैं जान रॉक्सी हूँ, और वहां से नैंगयोंग के साथ चली जाती है। फिर दिखाया जाता है वैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नैंगयोंग उसे मना करते हुए कहने लगता है कि तुम बेशक जैन फैमिली से बिलोंग करती हो पर तुम्हारी शक्तियाँ अभी भी अनस्टेबल है, तुम अभी अभी जागी हुई हो, तुम्हें वापस रिसर्च लेबोरेटरी में चलना चाहिए। जिसे सुनकर वैन साफ साफ मना कर देती है तो नैंगयोंग कहने लगता है कि ये सब तुम उसके लिए कर रही हो ना, ये वो नहीं है। तो वैन कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ ये वही है, और कहने लगती है कि मुझे अपने पार्टनर से प्रेग्नेंट होना है, तुम कुछ करो मेरे लिए। नैंगयोंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम मेरे साथ कितना ज्यादा क्रूल हो। तभी वहाँ पर टेंग्यू आ जाता है और वैन को खुद के साथ ले जाने लगता है। नैंगयोंग उसे मना करता है तो वह उसे इंजेक्शन लगा देता है स्लीपिंग का और वैन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। टेंग्यू वैन को घर ले जाता है तो वैन नशे की हालत में उसका नाम बोलने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैं तुम्हारा सारा रिवेंज लूँगी और सबको मार डालूँगी, और वहीं पर सो जाती है। टिंग्यू कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर वैन जाग जाती है और टिंग्यू के पास जाती है। टिंग्यू तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उसके पास जाने लगता है। वैन टिंग्यू की खुली शर्ट को देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है तो टिंग्यू अपने बटन लगाते हुए कहने लगता है कि कल तुमने मुझ पर वॉमिटिंग कर दी थी, और उससे पूछने लगता है कि ये टिंग क्वांग कौन है। जिसे सुनकर वैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा लवर, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है, और वहां से जाने लगती है तो टिंग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मेरे साथ रहो। तो वैन सोचने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारी इस बातों का विश्वास करूंगी? 200 साल पहले भी तुमने यही कहा था। और उसका हाथ झटकती है और कहती है कि तो तुम प्रॉमिस करते हो, उसे जब पूरा नहीं कर सकते तो मत किया करो, और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है लिंग फैंग वैन को जाते हुए देख रहा था तो रूइंग कहने लगती है कि ये एक दिन के लिए तुम्हारी हो सकती है, पर तुम्हें हमारी कंडीशन में काम करना पड़ेगा। फैंग कहने लगता है कि अगर आइस ब्यूटी टेस्ट करने के लिए मिलेगी तो क्यों नहीं। फैंग वैन को किडनैप करने के लिए चला जाता है। तभी वैन अपनी फुल पावर यूज़ करने जा रही थी, तभी वह सोचने लगती है कि मैं अभी अभी रिकवर हुई हूँ, अगर मैंने फुल पावर यूज़ कर दी तो यह मुझ पर ही उल्टा इफेक्ट कर देगा। वह उसे यूज़ नहीं करती। तभी फैंग अपने आदमियों को उसकी तरफ भेजता है तो वैन अपनी पावर यूज़ कर देती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फैंग उसकी तरफ जाकर उसे पकड़ लेता है और वैन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फैन वैन को होटल रूम में ले जाता है जहां रूइंग और बेइंग पहले से थे, तो वह उसे कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो, फिर इसे मुझे दे देना, और वहां से चला जाता है। रूइंग उसे सुनाती हुई उसकी बॉडी से ब्लड निकाल लेती है और बेइंग की बॉडी पर ट्रांसफर कर देती है। बेइंग बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा यंग फील हो रहा था। वह हंसते हुए वहां से चला जाता है, वैन को फैंग के हवाले छोड़ फैंग यू उससे जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर और मिस्टर ली टिंग्यू और लैन की शादी की डेट फाइनल कर रहे थे तो लिन कहने लगती है कि तुम्हें कैसा बेबी चाहिए और कितने बेबी चाहिए। तभी टिंग्यू की तबीयत खराब होने लगती है और उसे वैन की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह कहने लगता है कि वैन को ज़रूर कुछ हो गया है और वहाँ से फौरन चला जाता है।
होटल रूम में फैंग वैन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी वहां पर नेंग्यू आकर वैन को बचा लेता है और फैंग डर के मारे वहां से भाग जाता है। तो नेंग्यू उसे उठाकर ले जाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वहां पर टिंग्यू आ जाता है और उन दोनों को होटल रूम में देखकर वह तो हैरान ही हो जाता है। वैन टिंग्यू को समझाने की कोशिश करती है कि ये मेरी मदद कर रहा था और मेरी चोट को रिकवर करने के लिए मुझे अपने साथ ले जा रहा था, पर टिंग्यू को तो अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास हो रहा था। इस वजह से वह उसका गालों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम इसके साथ होटल रूम में क्या कर रही हो, तुम तो कहती थी कि तुम बस मेरी हो। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर इतने में वह बेहोश हो जाती है। नेंग्यूंग उसे गोद में उठा लेता है और उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम पहले भी इसे बचा नहीं पाए थे और अभी भी नहीं बचा पाए। नेंग्यू उससे पूछने लगता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, मुझे क्लियरली बताओ। तो नेंग्यू कहने लगता है कि इस सब की वजह तुम हो और उसे गुस्से में घूरते हुए वहां से चला जाता है। टिंग्यू अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और उससे कहने लगता है कि आज जो भी कुछ हुआ मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर दिखाया जाता है टिंग्यू ने एक आदमी को पकड़ लिया था और उसकी बहुत ज्यादा कुटाई करवा दी थी। वह आदमी बोलने लगता है कि ये सब ली फैमिली के बड़े बेटे ली फैंग ने करवाया है और वह आइस ब्यूटी को टेस्ट करना चाहता था और साथ में ही रूइंग और बाइन के भी बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे सुनकर टिंग्यू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि ये रूइंग और बाइंग जरूर मेरे हाथों मरना चाहते हैं। वह गुस्से में घर जाता है और रूइंग के बालों को पकड़ते हुए उसे पटक देता है और उसे कहने लगता है कि तुम मरना चाहती हो ना मेरे हाथों से, और उसकी तरफ नाइफ बढ़ाकर उसे घोंपने ही वाला था, तभी वहां पर ग्रैंडपा आकर उसे रोक लेते हैं। वह रूइंग को धमकी देते हुए जाता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, और वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है जहां पर फैंग भी हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा था और मिस्टर ली उसे गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने किससे पंगे ले लिए। तो फैंग कहने लगता है कि वह वाइट ड्रेस वाले ने ही मेरा ऐसा हाल किया है, मैं तो बस आइस ब्यूटी को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता था। ये सुनकर मिस्टर ली तो गुस्सा ही हो जाते हैं और उसके थप्पड़ जड़ देते हैं और उसे बताने लगते हैं कि हमारे फैमिली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 200 साल पहले दुनिया में गड़बड़ी चल रही थी, तो दुनिया संभालने के लिए बिग फैमिलीज में पावर राइज की गई, जहां जांग फैमिली उनमें से एक थी। जांग रॉक्सी जियांग फैमिली की बेटी है, तो उसे एक फीमेल डेविल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार किसी ने उसको नाराज कर दिया था, जिससे गुस्से में उसने पूरे शहर को एक ही रात में खून से लहूलुहान कर दिया। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा प्रवोक करने की, तुम पागल ने उसे प्रवोक कर दिया है। जिसे सुनकर फैंग तो हैरान ही हो जाता है। तभी वहां पर स्ट्रेंजर आ जाता है और वह मिस्टर ली से पूछने लगता है कि ली जैकबो तुम्हारे ग्रैंडफादर है ना। तो मिस्टर ली हाँ में सर हिलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि ली जैकबो और मैं अच्छे पार्टनर हुआ करते थे, अब हम दोनों भी हो सकते हैं। वहीं वैन को होश आ जाता है और वह नेग्यू को थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है, पर नेग्यू ने एक इनविजिबल वॉल लगा ली थी जिससे वैन कैद हो सके। वैन ये देखकर गुस्से में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो नेंग्यू कहने लगता है कि मैं तुम्हें सेव कर रहा हूँ, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी तुम्हारी पावर्स अनस्टेबल है, तो चांस है कि वह आउट ऑफ हैंड जा सके। जिसे सुनकर वैन कहने लगती है कि आउट ऑफ हैंड चली जाएगा तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाएगी। जिससे सुनकर नेंग्यू उसे गुस्सा करता है और बताने लगता है कि हम शक्तियाँ हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बहुत ज्यादा प्रिय हैं और साथ ही में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। अगर हमारी पावर्स आउट ऑफ हैंड चली गई तो पावर हमारे माइंड को कंट्रोल करने लग जाएगी और तुम सब कुछ भूल जाओगी और एक किलिंग मशीन की तरह काम करने लग जाओगी, जिससे तुम शायद कहीं टिंगियों को भी मार सकती हो अपने ही हाथों से। जिसे सुनकर वैन मान जाती है और कहने लगती है कि मैं टेम्परेरी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, पर जैसे ही मैं ठीक होंगी यहाँ से चली जाऊंगी। वैन अपनी और टेंग्युआंग की लव स्टोरी उसे बताने लगती है कि जिस टाइम पर लड़ाई चल रही थी उस टाइम टेंग्युआंग ने मेरा पीछा किया था, मुझे लगा ये मुझे मार देगा, पर वह तो मुझे टीज करने लग गया और मुझे फोर्स करने लग गया कि मैं उसे अपना लवर बोलूं। फिर उसके बाद हम दोनों करीब आने लगे और शॉपिंग जाने लगे और उसी बीच मैंने ये पॉकेट वॉच उसे गिफ्ट की। फिर हम पर हमला हुआ और उस टाइम पर मैं बाइजी से मिली।
और अब ये बाइजी कौन है वो हमें आगे पता लगेगा। नैंगयोंग उसे समझाने लगता है कि अब टेंग्योंग मर चुका है और टेंग्योंग ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए और किसी से शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर वैन उस पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी नैंगयोंग को एहसास होता है कि कोई गुफा के अंदर आ चुका है। वह उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने ही वाला था, तभी लैन वहां पर आकर उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। नैंगयोंग उन पर शक्ति का यूज करने वाला था, तभी वह भी अचानक से कमजोर पड़ जाता है। लैन वैन को बताती है कि टेंग्योंग ने उसे शादी के लिए मना कर दिया है। जिसे सुनकर वैन कहने लगती है कि उसने शादी के लिए मना किया है, तुम हमें प्रवोक क्यों कर रही हो। तो लैन कहने लगती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जब तुम किसी और लड़कों के साथ उसे दिखोगी तो वह जरूर हार मान जाएगा। टेंग्यू फैंग को पनिशमेंट देने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो मिस्टर ली उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी फैमिली के नाते तुम इसे छोड़ दो। टेंग्यू उसे कहने लगता है कि तुम बस चू फैमिली का फायदा उठाना चाहते हो, अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फंड की कमी हो रही है, इसीलिए हमारा यूज करना चाहते हो। मिस्टर ली कहने लगते हैं कि पहले तुमने मैरिज कैंसिल की और अब तुम फैंग को परेशान कर रहे हो, और उसको तरफ फोन बढ़ाता है। जैसे ही टेंग्यू की नजर फोन पर पड़ती है, वह वैन और नैंगयोंग को फोटो पर देखता है, जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ मिली। तो मिस्टर ली कहने लगता है कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने इंक्वायरी करवाई थी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ही मुझे ये फोटो सेंड की है। तो टेंग्यू कहने लगता है कि मतलब तुम्हें पता है कि ये दोनों कहाँ पर हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वह स्ट्रेंजर और कोई नहीं बाइजी था, और वह नांगयोंग और वैन की सारी एनर्जी खींच लेता है। वैन गुस्से में कहने लगती है कि तुम पाताल लोक के बाइजी हो ना। जिसे सुनकर बाइजी हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बड़ी जल्दी पहचान गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 200 साल पहले जिसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी वो मुझे ऐसे मिलेगी। नैंगयोंग कहने लगता है कि तुमने पहले ही हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी खींच ली है, तुम बहुत गंदी मौत मरोगे। तो बाइजी कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी एनर्जी मुझे कैसे यूज करनी है। मैंने अभी तक बहुत सी एनर्जी लेकर लोगों को मारा है, जिससे मैं अभी तक यहाँ पर आराम से जी रहा हूँ। और साथ ही में बताता है कि टेंग्यू के रीइंकार्नेशन के बाद 6 साल में मैंने सारी एनर्जी उसकी खींच ली थी, जिससे वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से टेंग्यू को फायर पॉइजन से सफर करना पड़ा। तो बाइजी बोलता है कि मेरी वजह से नहीं, मैं तो बस उसे ह्यूमन रिसर्च के तौर पर यूज करना चाहता था, पर उसने ही गड़बड़ी कर दी और वह भाग गया। पर मैं अब तुम्हें यूज करूंगा। तभी वहां पर डॉक्टर क्यू आ जाते हैं और बाइजी डॉक्टर क्यू को उन दोनों को दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर ली धोखे से टिंगयोंग को किसी खंडर में लेकर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। टिंगयोंग हल्के से अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम्हारी अभी भी वहयान से बात हो रही है। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि शायद कनेक्शन कट चुका है। टिंगयोंग कहने लगता है कि लड़ाई के अलावा कोई और चारा नहीं है, वह लड़ने ही वाले थे। तभी रूइंग वैन को लेकर आ जाती है। वैन को देखते ही टिंग्यू तो रुक ही जाता है और मिस्टर ली से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर ली बोलने लगते हैं कि तुम 3 दिन के अंदर जल्द से जल्द लैन से शादी कर लो, और दूसरी वजह बताते हैं कि तुम अपनी हाफ प्रॉपर्टी लैन के नाम कर दोगे। टिंग्यू कहने लगता है कि तुम इतनी प्रॉपर्टी संभाल भी पाओगे। तभी वहां पर बायन आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं। रूइंग फौरन वैन के गले पर नाइफ रख देती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। टिंग्यू फौरन साइन करके दे देता है। मिस्टर ली कहने लगते हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे पर इसे नहीं, क्या पता बाद में तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट हो, इसीलिए जब तुम लैन से शादी कर लोगे तब हम इसे जाने देंगे। तभी वहयान का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और वह कहने लगता है कि हमने आपका काम कर दिया है, आप चिंता मत करो। टिंग्योंग ये सुनकर वेरी गुड कहता है, जिससे सुनकर मिस्टर ली कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तो टिंग्यू कहने लगता है कि चुपचाप मुझे यहाँ से इसके साथ जाने दो, वरना तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। और उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर फैंग किडनैप हो चुका था, जिसे सुनकर मिस्टर ली तो हैरान हो जाते हैं और वह वैन और टिंग्यू को जाने देते हैं। और
तीनों मिलकर उन्हें देखते हुए हंसने लगते हैं। डॉक्टर वैन को चेक करता है और बताता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। जो वैन थी वह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थी, पर ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। टिंगयोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो वह कहने लगता है कि अब जब ये होश में आएगी तभी हम कुछ बोल सकते हैं। फिर दिखाया जाता है जहाँ वैन होश में आ गई थी पर उसकी याददाश्त गुम हो गई थी। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर यह अपनी याददाश्त कैसे भूल सकती है। डॉक्टर सोचने लगता है कि ये तो तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान प्रिटेंड कर रहा हो। वह फौरन गिलास उठाता है और वैन के मुंह पर मारता है, जिसे देखकर टिंगयुंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर को ही पकड़ लेता है। तो डॉक्टर कहती है कि देखो ये बस नाटक कर रही है, ये वैन है ही नहीं। लड़की वहाँ से भागने लगती है, तभी डॉक्टर उसे पकड़कर बैठा देता है और उससे पूछने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली और ग्रैंडपा हंसते हुए बातें करते हुए आ जाते हैं। तो टिंगयुंग उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हारा प्लान सच में बहुत गजब था। तो मिस्टर ली उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम जल्द से जल्द लैन से शादी कर लो, फिर मैं उसे आराम से छोड़ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वैन पर रिसर्च स्टार्ट करने वाला था, तभी वैन अपनी पावर यूज कर देती है। नैंगयोंग वैन को मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी पावर अभी अनस्टेबल है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो जाओगी, ऐसी करोगी तो तुम मर भी सकती हो। पर वैन किसी की नहीं सुनती और वापस डॉक्टर को ही मार देती है और वैन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और तभी नैंगयोंग का भी हाथ खुल जाता है और वैन उससे कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। तो नैंगयोंग कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। वहीं जू हाउस पर दिखाया जाता है जहां ग्रैंडपा टिंगयुंग को समझाते हैं कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हम कुछ भी नहीं कर सकते वैन के लिए, क्योंकि अगर हमने ली फैमिली को मारा भी तो वह पहले वैन को मार देंगे। जिसे सुनकर टिंगयुंग भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और उसके करीब जाकर उसे फ्लर्ट करने लगती है। टिंगयुंग तो उसे खुद से दूर कर वहां से जाने के लिए कहता है। तभी टिंगयुंग को सेक्रेटरी का फोन आता है और वह बताता है कि हमने वैन को ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ नैंगयोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स वैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसकी जान बचा लेता है, जिसे देखकर टिंगयुंग भी वहां पर आ जाता है और वह यह देखकर कुछ गलत ही समझ लेता है और कहने लगता है कि वैन इसमें ही खुश है तो मैं भी उसके लिए खुश हूँ, और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है टिंगयुंग और लैन की शादी हो रही थी, तभी वहाँ पर वैन और नैंगयोंग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर टिंगयुंग तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 20 बिलियन डॉलर में ख़रीदा है, ऐसे तुम किसी और आदमी के साथ कैसे आ सकती हो, तुम बस मेरी हो। और अपनी तरफ खींचता है तो वैन कहने लगती है कि तुमने मुझे अपने फायर पॉइजन को क्योर करने के लिए ख़रीदा था, अब तुम्हारा फायर पॉइजन ख़त्म हो चुका है तो मेरी जिम्मेदारियां भी ख़त्म हो चुकी है। और नैंगयोंग उसे काट देते हुए कहने लगता है कि इसमें पूरे 20 बिलियन है, तुम इसे रख सकते हो, अब वैन आज़ाद है। तभी वहाँ पर बाईजी आ जाता है। बाईजी उन तीनों को साथ में देखकर कहने लगता है कि आज कितने सालों बाद तीनों पावर एक साथ मिले हैं, जिसे सुनकर टिंगयू तो हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि 3 पास मीन्स। तो बाईजी उसे थंडर गार्ड जनरल कहकर हंसता है। वैन को तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी टिंगयू अपने सेक्रेटरी से सभी लोगों को वहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहता है। वैन और नैंगयू अपनी पावर उस पर यूज करने लगते हैं, पर बेजिंग उसे तोड़ देता है और कहने लगता है कि बिना थंडर गार्ड जनरल के ये पावर बिल्कुल बेकार है, मैं आराम से इसे ब्रेक कर सकता हूँ, पर तुम्हारा थंडर गार्ड जनरल तो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, मैंने उसकी सारी एनर्जी खींच ली है, जिसकी वजह से उसकी कभी भी स्पिरिचुअल पावर वापस आ ही नहीं सकती। टिंगयुंग सोचने लगता है कि शायद ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तभी बेजिंग वैन और नैंगजुंग पर हमला कर देता है। वह दोबारा वैन को मारने ही वाला था, तभी बीच में टिंगयू आ जाता है और वैन को बचाते हुए अपनी पावर्स बेजिंग पर यूज कर देता है और बेजिंग गायब हो जाता है, जिसे देखकर वैन तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। तो नैंगयुंग कहता है कि ये सब स्टोन का कमाल है, जैसे ही हम तीनों एक साथ आए तो इसने अपनी पावर जनरेट कर दी और हम तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। टिंगयुंग की हालत भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तभी वैन आकर उसे संभालती है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिंगयुंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसे बार बार नाइटमेयर्स आ रहे थे।
जिससे डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो वैन नैंगयुंग से मदद मांगती है और कोई रास्ता निकालने के लिए कहती है। तो नैंगयुंग कहने लगता है कि शायद ये शॉक की वजह से हुआ है, इतना हाई प्रेशर वह झेल नहीं पाया, ऐसा ही रहा तो इसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है। तभी तभी वैन उसे जगाने की कोशिश करती है और अपनी पुरानी बातें दोहराने लगती है। नैंगयुंग और वैन अपनी एनर्जी उस पर ट्रांसफर करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है टिंगयू को होश आ जाता है और वह वैन से कहने लगता है कि मुझे सब याद है, मैं अपना प्रॉमिस इतनी आसानी से नहीं तोड़ूंगा। वहीं बाइंग और रूइंग बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि टिंगयू को होश आ चुका था। वह दोनों घर पहुंच जाते हैं और टिंगयू के सामने नाटक करने लगते हैं कि शुक्र हो आपको होश आ चुका है। तभी टिंगयू उन दोनों का ही पर्दाफाश कर देता है और उनको एविडेंस देता है कि कैसे इन्होंने ओल्डर ब्रदर को मारा और साथ में ही ग्रैंडपा को पानी में धक्का दिया, जो देखकर ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और रूइंग और बायन को घर से बाहर निकाल देते हैं। वहीं मिस्टर ली भी माफ़ी मांगने लगते हैं अपनी गलतियों की और साथ में ही मैरिज कैंसिल कर कर वहाँ से चले जाते हैं। टिंगयंग वैन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वैन इतराती हुई हाँ कह देती है। तो टिंगयंग उसे रिंग पहनाकर किस करता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।